और सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलके बनता है बेटा। एक होता है क्या बेटा, बोलो, सॉल्यूट, और दूसरा क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो क्या होता है बेटा, लेस अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो क्या होता है बेटा, मोर अमाउंट में होता है। हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है। क्या है बेटा, बोलिए, व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ये है बेटा कि एक ही सॉल्यूट है और एक ही क्या है बेटा, सॉल्वेंट है, प्लस वन सॉल्वेंट। ये दोनों जब रहेगा तब हमारे सिलेबस पे, मतलब कि हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो किससे रिलेटेड है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब केवल एक सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट। अब इसको अलग अलग तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया था। आइए इसका रिप्रेजेंटेशन देखें। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने, क्या पढ़ा था बेटा, वेट बाय वेट परसेंट, जो कि क्या होता है बेटा, जल्दी से बताइए, WA डिवाइडेड बाई WA प्लस WB इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, 100%। हर जगह पे A इज इक्वल्स टू हम मान रहे हैं बेटा सॉल्यूट, और B इज इक्वल्स टू हम क्या मान रहे हैं बेटा, सॉल्वेंट मान रहे हैं। इसी तरीके से बेटा दूसरा जो है वो क्या है बेटा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, दैट इज क्या हो जाएगा बेटा, VA डिवाइडेड बाई VA प्लस VB। कभी कभी एक और चीज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ये भी सिंपल है, ऊपर WA रहेगा, नीचे क्या रहेगा बेटा, VA प्लस, इंटू में क्या हो जाएगा बेटा 100%, इंटू में क्या हो जाएगा बेटा 100%। हालांकि ये सब टॉपिक्स जो है इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स काफी सारे देखे हैं। तीसरा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है बेटा, बोलिए, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं बेटा, एक्स से। एक्स ऑफ यदि A पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस, इसी तरीके से एक्स बी पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा बेटा, NB डिवाइडेड बाई Na प्लस। और चूंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो तीसरे की कोई गुंजाइश है ये बिल्कुल नहीं है। और एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। ठीक इसी तरीके से चौथी चीज हमने क्या देखी बेटा, जिसका नाम क्या है बेटा, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला, या मोलैरिटी को हम किससे डिनोट कर देते हैं बेटा, M से डिनोट कर देते हैं। किससे, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताइए, W ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A इंटू वॉल्यूम, इंटू क्या हो जाएगा बेटा 1000, ये किस में रहेगा बेटा, इंटू ये किस में रहेगा बेटा, ml में। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है, इसका यूनिट क्या होता है बेटा, मोल पर लीटर। नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था बेटा, उसका नाम है क्या बेटा, मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू WA अपॉन मोलर मास ऑफ A इंटू W ऑफ B इंटू में क्या हो जाएगा बेटा 1000। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा, ऊपर मोल, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, पर केजी ऑफ सॉल्यूट, पर केजी ऑफ सॉल्यूट। और ये जो WB है ये किस में लेंगे बेटा, इन ग्राम में लेंगे। तो ये क्या हो गया बेटा, मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक रिलेशनशिप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम लोगों ने आपको बोला था कि याद करना है। मैंने इक्वेशन डायरेक्ट लिखवाया था, उसका डेरिवेशन नहीं आता है, सीधा सीधा उसका फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला सिंपल सा है, फॉर्मूला पुट करिए, आंसर आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। मोलैरिटी के बाद में आता है क्या बेटा, बोलिए, नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, N से। एंड N इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताइए, W ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A इंटू वॉल्यूम, इंटू यहाँ वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा बेटा, और इंटू में क्या आ जाएगा बेटा 1000, ये किस में रहेगा, इन ml। और यदि इसके यूनिट की बात करें तो ये क्या होता है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट पर, बोलो बेटा, लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा बेटा। अब देखिए, सब ठीक, बैठो। नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी में भी एक रिलेशनशिप है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, मोलैरिटी के, और इनटू क्या हो जाएगा बेटा, वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर के बारे में मैंने आप लोग को रटवाया था, याद करवाया था, क्या क्या होता है बेटा वैलेंसी फैक्टर। किसी भी एसिड के लिए एसिडिटी, एक एक्सेप्शन है क्या बेटा, H3PO3, जिसकी वैलेंसी फैक्टर क्या है बेटा 2 है। इसके अलावा बेटा किसी बेस की बेसिसिटी,
किसी भी आयन का चार्ज, किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, और किसी भी रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये होता है बेटा क्या, वैलेंसी फैक्टर। तो ये सारे वैलेंसी फैक्टर को कैसे याद करना है, क्या करना है, कितनों को रटना है, वो सारी चीजें आपको याद करवाया था मैं। और मैंने ये भी बोला था कि कुछ चीजों को आपको याद रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4 का है, तो वो आपको वैसे का वैसे ही याद रखना पड़ेगा कि H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, 2 होता है। CH3COOH ये बड़ा कॉमन है बेटा, CH3COOH इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे नहीं, नंबर ऑफ O के साथ जुड़े हुए H पे डिपेंड करेगा, कितना होगा, 1 होगा। इसके वेरियस डिटेल्स के लिए आप जो है वो वाला पेज जो मैं कराया था वैलेंसी फैक्टर का, उसको आप देख सकते हो। आसान है, इसको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे बेटा मैंने बोला Al+3, तो यहां पे इसकी वैलेंसी फैक्टर क्या आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। बहुत सिंपल है, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा ये वाला टॉपिक, क्या वैलेंसी फैक्टर वाला, आराम से आप याद करके इसको कर सकते हो, मतलब आराम से काम चल जाएगा आपका। नॉर्मेलिटी के बाद में हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है बेटा क्या, पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है बेटा, पार्ट्स पर मिलियन, और सिंपल सा फॉर्मूला है क्या बेटा बोलिए, पार्ट ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा 10⁶। 10⁶ को ही क्या बोल देते हैं बेटा, मिलियन। मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख, नाम सुना होगा आपने। तो 10 लाख, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 10 लाख, और ये 10⁻ क्या बेटा 6। तो ये जो है ये अपना खत्म हो गया था, यहां तक हमने एंड किया था, मेरे ख्याल से यहीं तक होगा सबके कॉपी में, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक हो गया था खत्म एक। बट ये सारा का सारा जो टॉपिक है ये हमारा क्लास 11th का है, मतलब अभी तक हमने 12th शुरू ही नहीं किया था। तो ये जो टॉपिक है कैसे 11th का है याद करने की कोशिश करो। मोल कॉन्सेप्ट के सबसे लास्ट वाले पार्ट में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है सॉल्यूशन। ये सारा तो हमने वहां भी पढ़ा था, बीच बीच में हमने वो वाला भी आपको सिखाया था, क्या बेटा, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू क्या बताया था बेटा, M3V3। ये आपको ये भी सिखाया था M1V1 इज इक्वल्स टू M2, और ये क्या सिखाया था बेटा, बोलो V1 प्लस V2। ये क्या आ जाएगा, ये सब क्या कहलाता है बेटा बोलिए, डाइल्यूशन। क्या कहलाता है, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या बताया था बेटा आपने, क्या मिला दिया बेटा उसमें, पानी मिला दिया। ये सारे टॉपिक्स तो पढ़े हुए हैं, कुछ नया नहीं है बेटा इसमें। सीधा नए टॉपिक पे आते हैं। आज जो अपने को पढ़ना है बेसिकली वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्या है बेटा बोलिए, टाइप ऑफ, बोलिए, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास 3 टाइप के हैं। पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू, एक रूपरेखा तैयार कर देता हूं कि आने वाले 2-3 क्लासेस में हमको पढ़ना क्या है, उसके बाद अपन उसमें आराम से पढ़ेंगे तो अपने को दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए सबसे पहले टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में अपने को 3 टॉपिक पढ़ना है और उसके फैक्टर्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है बेटा बताइए, फैक्टर्स। सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, हमने सॉलिड को क्या कर दिया बेटा, लिक्विड में मिक्स कर दिया। सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, देखिए बेटा 3 है, 3 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज है बेटा टाइप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा है बेटा टेम्परेचर, और तीसरा है बेटा प्रेशर। सेम, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला टाइप ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के लिए मैंने नमक लिया, नमक, और मैंने शक्कर लिया, शक्कर, 1 चम्मच नमक 1 चम्मच शक्कर, 1 गिलास पानी, 2 अलग अलग ग्लास। 1 चम्मच नमक को डाला मैंने पानी में, 1 चम्मच शक्कर को डाला मैंने पानी में, कौन पहले घुलेगा? ऑब्वियसली आपने जवाब दिया, आपकी तरफ से जवाब आया सर नमक। तो क्या टाइप ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है? आपने सॉलिड लिया था ना, लिक्विड में मिक्स किया, तो क्या टाइप ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, हाँ या ना? कर रहा है। नमक क्यों घुल गया, इसके पीछे की एक बड़ी जबरदस्त कहानी है, दैट इज कॉल्ड पोलर नेचर। सर क्या शक्कर पोलर नहीं है? है,
बट नमक की तुलना में कम पोलर। तो यहां पे एक चीज आती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, क्या कि इसकी पोलैरिटी कैसी है। इसी तरीके से मैंने एक ग्लास में पेट्रोल ले लिया, दूसरा ग्लास भी पेट्रोल है, अब मैं एक में नमक को घोल रहा हूं, एक में शक्कर को घोल रहा हूं, कौन घुलेगा? कौन घुलेगा बताइए? दोनों नहीं घुलेगा, दोनों नहीं घुलेगा। सर क्यों नहीं घुला? टाइप ऑफ आपने क्या बदल दिया? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पर डिपेंड कर रहा है क्या? हमारा सॉल्युबिलिटी। किसी भी चीज को सॉलिड, अगर सॉलिड को लिक्विड में घोलने की जो प्रक्रिया है, समझ रहे हो, सॉलिड को जो लिक्विड में घोलने की जो प्रक्रिया है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, क्या? सॉल्युबिलिटी। और एक और वर्ड अपन यूज करते हैं जब सॉलिड लिक्विड से अलग होने लगता है, दैट इज कॉल्ड डीसॉल्यूशन। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? डीसॉल्यूशन। तो डीसॉल्यूशन हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, पेट्रोल के साथ डीसॉल्यूशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पेट्रोल कैसा है? नॉन पोलर। तो हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर डिपेंड कर रहा है भाई सॉल्युबिलिटी। क्यों कर रहा है? क्योंकि नेचर आपने बदल दिया। लिखा है हमने क्या? टाइप ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, मतलब नेचर आपने बदल दिया। किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का। दूसरा टॉपिक क्या? टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। आप देखिए, हमें चाशनी बनाना है, हम क्या करते हैं चाशनी बनाने के लिए? याद करने की कोशिश करो, क्या करते हैं हम? पानी को क्या करते हैं? सबसे पहले गर्म करते हैं। पानी को गर्म करने के बाद उसमें क्या डालते हैं? शक्कर डालते हैं। तो पानी को गर्म क्यों करना पड़ा यार? शक्कर तो डायरेक्ट घुल सकता था। अरे हाँ या ना? नहीं घुल सकता था, इट टेक टाइम। आप अपने घर में रूह अफ़ज़ा वगैरह बनाते होगे, याद करने की कोशिश करो। कोई गेस्ट आए हैं, नींबू पानी बना रहे हो आप, शक्कर डालते हो, कितने देर तक चम्मच हिलाना पड़ता है। बट जब आप गर्म करोगे, अब गर्म तो सर्व नहीं कर सकते ना ऑब्वियसली। तो याद करने की कोशिश करो, जब भी आप अपने घर में रसना बनाते हो या रूह अफ़ज़ा बनाते हो या नींबू पानी बनाते हो, तो क्या आप बर्फ पहले से डाल देते हो? कभी सोचे हो सर मैं तो बर्फ डाल देता हूं? नहीं डाला जाता पहले। उसका रीजन क्या है कि बर्फ पहले क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि यदि आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो शक्कर जिस कंसिस्टेंसी से घुलना चाहिए था उस कंसिस्टेंसी से नहीं घुल पाएगा। अरे हाँ या ना? एंड इट टेक टू मच टाइम। इसी तरीके से याद करने की कोशिश करो, जब अपन अपने घर में क्या बनाते हैं, वो दही का बनाते हैं ना, क्या लस्सी, तो बर्फ हमेशा क्या किया जाता है? लास्ट में डाला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब जब अपन सर्व करते हैं तो कैसा करते हैं? ठंडा, चिल्ड। और यदि बर्फ अगर अपन पहले ही डाल देंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। तो शक्कर घुलेगा ही नहीं। जब आप उसे पियोगे तो आपके मुंह में शक्कर आएगा। और ऐसा होता भी है, लस्सी में तो हमेशा होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने पहले ही क्या कर दिया? बर्फ डाल दिया। अब आप मिक्सी में कितना भी घुमा लो फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि आपने सॉल्युबिलिटी को क्या कर दिया? कम कर दिया। नेचुरली आपने सॉल्युबिलिटी को कम कर दिया है। कैसे? टेम्परेचर करके। अब याद करने की कोशिश करो, प्रेशर। प्रेशर का क्या प्रभाव है? कोई प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप डील किससे कर रहे हो? सॉलिड से। तो जब भी आप सॉलिड से डील करोगे, भाई सॉलिड है ना, आप बताइए क्या सॉलिड का प्रेशर पे कोई डिपेंड? भाई प्रेशर डालने पर सॉलिड का कोई डिपेंड यार कैसी? कोई असर ही नहीं होता भाई। प्रेशर पे डिपेंड करता ही नहीं है। सॉलिड भी नहीं करता, लिक्विड भी नहीं करता। मतलब जब भी आप बात करोगे किसके बारे में? सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड कभी भी डिपेंड नहीं करता है किससे? आपके सॉल्युबिलिटी से। तो जब भी आप अगर सॉल्यूट, सॉरी बेटा, जब भी आप यदि सॉल्यूट क्या ले लिए बेटा? सॉलिड ले लिए, तो वो टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा बट प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा किसके बारे में? लिक्विड सॉल्यूशन में कौन सा? सॉलिड और लिक्विड के बारे में, तो देखना मैं यही लिखूंगा बार बार, क्या? प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? रीजन आपको अभी भी बताया मैंने। दूसरी चीज देखिए बेटा, दूसरी चीज मैंने क्या कर दिया बेटा? एक गैस ले लिया और क्या ले लिया बेटा? लिक्विड ले लिया। गैस और लिक्विड किस किस पर डिपेंड करता है? अगेन तीन चीजों पर। क्या बेटा बोलिए? पहला, टाइप ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट।
दूसरा क्या हो जाएगा बेटा टेम्परेचर, और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा प्रेशर। अब देखिए मजा ही आ जाएगा। अब ये चीज गैस और लिक्विड को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट ने अपना काफी योगदान दिया है, उनका नाम है बेटा हेनरीज। क्या है बेटा बोलिए? हेनरीज। तो एक लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है बेटा? हेनरीज लॉ। मैं सिर्फ रूपरेखा तैयार करो, मैं भी पढ़ाना शुरू ही नहीं किया भाई, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। देखिए सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, तो उसको अभी अपन छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर का गैस पे क्या क्या प्रभाव है? आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। कोल्ड ड्रिंक हो गया, बियर हो गया, या ऐसी कोई भी ब्रिवरेज जिसमें कार्बोनेटेड है, जो कार्बोनेटेड है, जिसमें CO2 अलग से मिक्स किया जा रहा है, वो हमेशा कैसे सर्व किया जाता है? वाई? क्या रीजन है? सोचे हो कभी कि क्या रीजन है कि कोल्ड ड्रिंक को हमेशा ठंडा सर्व किया जाता है? नहीं 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 नहीं, नहीं कोई रिएक्शन नहीं होता, ऐसा 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 CO2 बाहर आ जाता है। देखिए जब आप मॉल में जाओगे ना, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले ना आइस डालते हैं आपके कंटेनर में, उस कंटेनर में आइस डालने के बाद में फिर उसमें कोल्ड ड्रिंक डालते हैं। ऐसा करने से ये होता है कि जो आइस के आसपास का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कोल्ड ड्रिंक जब उससे टकराता है तो गैस बाहर नहीं आता है। तो जब भी मैं किसके बारे में बात करूंगा, गैस और लिक्विड के बारे में बात करूंगा, तो हमेशा और हमेशा और हमेशा टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए कम करना पड़ेगा। तो हमारे ब्लड में अगर अपन बात करें तो कब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, जब अपन हाई टेम्परेचर पे रहेंगे, या आसपास बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, या आसपास बहुत ज्यादा ठंड रहेगी? बहुत ज्यादा ठंड रहेगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये हो गया किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। आप बताइए कि मछलियां, फिश की बात कर रहा हूं भाई, हमारी बात छोड़ दो, चलो फिश की बात करता हूं, आपको हो सकता है मैं जो बोल रहा हूं वो समझना है। आप बताइए कि मछलियां कब अच्छा महसूस करेंगी, जब टेम्परेचर कम रहेगा या टेम्परेचर ज्यादा रहेगा? याद करने की कोशिश करो। यदि किसी घर में एक्वेरियम होगा तो गर्मी में मछलियां जल्दी मर जाती है। आपको क्या लगता है क्या रीजन है? पानी गर्म हो गया? नहीं। जब पानी गर्म होता है तो उसके आसपास उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा अपने आप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब आसपास ऑक्सीजन की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी तो मछली को सांस लेने में तकलीफ होगी। सर मछली सांस लेती है? अरे यार 12th में आके ऐसी बात मत करो यार, मछली भी सांस लेती है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो उसके आसपास जो पानी है वो आपने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो मछली, फिश को ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो वो पानी के अंदर उसको जब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो वो क्या कोशिश करेगी, ऊपर आने की कोशिश करेगी, मर जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या? ऊपर गर्म वाटर रहता है और नीचे क्या रहता है, कोल्ड वाटर। ऊपर गर्म वाटर रहेगा तो और ज्यादा गर्म हो गया पानी, तो और ज्यादा उसकी ऑक्सीजन जो है उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? ऑब्वियसली। तो जो फिश है, मछली जो है, वो कब अच्छा महसूस करेगी, जब उसे कहां रखा जाएगा, ठंडे पानी। आप कितने भी ठंडे पानी में रख लो मछली को दिक्कत नहीं होगी। मछली को दिक्कत किससे है, गर्म पानी से। क्यों? क्योंकि जब पानी गर्म होगा तो उसमें ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। अरे हाँ या ना? ये हो गया किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। ये हमने क्या पढ़ लिया, सॉलिड सॉल्वेंट, और ये क्या पढ़ लिया, टेम्परेचर। अब बात करते हैं प्रेशर की। तो याद करने की कोशिश करो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हमेशा और हमेशा कैसे बॉटल में सील्ड रहता है, हाई प्रेशर। अब याद करने की कोशिश करो, आपने 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक लेके आए, अब आपने हाफ उसको जो है सर्व कर दिया, अब हाफ आप फ्रिज में डाल दिए। अगले दिन आप निकाले, सोचे चलो यार कोल्ड ड्रिंक का मजा लेता हूं मैं। आपने 1 गिलास निकाला, पिया, आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? एग्जैक्टली क्योंकि जब आप
उस बॉटल को ओपन किए तो उससे प्रेशर क्या हो गया, रिलीज हो गया। और जब आप उसने हाफ आपने खाली कर दिया, अब आप फ्रिज में भी रखे हो तो भी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। क्यों? क्योंकि प्रेशर आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो गैस, जो डिसॉल्व्ड गैस है, वो हाई प्रेशर में ज्यादा होता है। जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ही ज्यादा आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। इसका जबरदस्त एग्जाम्पल क्या है, जब अपन कहां जाते हैं बेटा, एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, आसमान में या बर्फ जैसी बहुत ठंडी जगह पर अपन जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई पे। जब अपन ऊंचाई पे जाते हैं तो हमें सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि वहां प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो जितना ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व होना चाहिए उतना ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो पाता। इसीलिए आपके ब्रेन को, आपके शरीर को, आपके जो बॉडी है, जो मसल्स है, वो जल्दी क्या हो जाते हैं, स्ट्रेन हो जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं। क्यों जल्दी थकावट हो रही है ऐसी जगह पर? क्योंकि टेम्परेचर से मतलब नहीं है, मतलब है एल्टीट्यूड से। ऊंचाई इतनी ज्यादा है, वहां पे प्रेशर कम हो गया, और जब प्रेशर कम हो गया तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होना चाहिए था उतना डिसॉल्वेशन नहीं हो पाया। आप उतना ही टेम्परेचर आप यहां क्रिएट कर दीजिए, आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। क्यों तकलीफ नहीं होगी? क्योंकि जब हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वी नो दैट प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो प्रेशर कम हो गया तो हमारे शरीर में ब्लड की सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। ब्लड की सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो हमें सांस लेने में क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है। तो ये किसके बारे में हो गया बेटा, प्रेशर के बारे में। एक और रूल है, एक और है जिसके बारे में कब पढ़ेंगे, जो हम क्या पढ़ेंगे बेटा, हेनरीज लॉ, वो देखेंगे जब आएगा तब। तीसरा क्या है बेटा, लिक्विड प्लस लिक्विड में भी तीन चीज ले लेते हैं। क्या बेटा बोलिए, टाइप ऑफ क्या बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब देखो टाइप ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि तेल को आप पानी में घोल पाओगे? क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर क्या है बेटा, अलग है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। अरे आपने एक चम्मच आपने क्या ले लिया, ऑयल ले लिया, चलो वो सॉल्यूट हो गया। आप पानी में घोल के बताओ, घुलेगा क्या? क्यों नहीं घुल रहा है? डेंसिटी से मतलब ही नहीं है यार। डेंसिटी कहां से आ गई? अरे डेंसिटी कहां से आ गई भाई? क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है, अलग है। एक पोलर और दूसरा क्या है बेटा, नॉन पोलर। डेंसिटी से मतलब नहीं है। दो अलग अलग डेंसिटी की चीजों को मैं घोल के बता दूंगा। अल्कोहल और वाटर घोल लो आप, घुल जाता है। और अगर आपको भरोसा नहीं होना तो आप एक काम करना, आप क्या करना, पानी लेना, पानी, वाटर, आधा ग्लास पानी लेना और उसमें एकदम धीरे धीरे अल्कोहल डालना। अल्कोहल पूरा का पूरा ऊपर रहेगा और पानी पूरा का पूरा क्या रहेगा, नीचे रहेगा, बिल्कुल नीचे रहेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में, सच में। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अल्कोहल की डेंसिटी क्या होती है बेटा, वाटर से कम होती है। इसीलिए अल्कोहल क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा। वाटर कहां चला जाएगा बेटा, नीचे चला जाएगा। करके देख लेना घर पे, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में। तो डेंसिटी से मतलब नहीं है, क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। आइए टेम्परेचर की बात करें। टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? हाँ। क्या प्रेशर पे डिपेंड करता है? हाँ। मगर यहां कौन सा प्रेशर आ जाएगा, वेपर प्रेशर आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेपर प्रेशर? देखिए हर द्रव्य चीज, हर लिक्विड चीज वेपर बनाती है। अल्कोहल को आप छोड़ दोगे तो वो हवा में क्या होने लगेगा, उड़ने लगेगा। पानी को आप छोड़ दोगे तो वो हवा में क्या होगा, उड़ने लगेगा। इस क्लासरूम में यदि एक कटोरी पानी में आज छोड़ दूं तो कल तक उस पानी की मात्रा में क्या हो जाएगा, थोड़ी कमी आ जाएगी। इस कमरे में क्या अगर मैं गीले कपड़े रख दूं तो वो सूखेगा? जवाब दीजिए। यहां तो धूप नहीं है,
यहां तो आपने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं किया, कर दिया क्या, तो कपड़ा कैसे सूख गया? वेपर, आपने एक वर्ड यूज किया वेपराइजेशन। तो दुनिया की हर लिक्विड क्या होती है बेटा, वेपराइज होती है। तो यहां पे जो लॉ लगेगा एक वेपराइजेशन का लॉ लगेगा, और इस लॉ के बारे में सबसे ज्यादा जिसने बताया था उसका नाम है बेटा राउल्ट्स लॉ। क्या नाम है बेटा, बोलिए, राउल्ट्स लॉ। तो बेसिकली हमें ये 3 टॉपिक कवर करना है। अब जो राउल्ट्स लॉ है, ये लॉ केवल और केवल किस सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। क्या है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियमों का पालन करता है। भाई जो लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल है, जो लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल। तो यहां पे फिर एक नया टॉपिक अपन पढ़ेंगे, क्या बेटा, एक आइडियल सॉल्यूशन, बोलो बेटा आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा क्या हो जाएगा, बोलो बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी 2 प्रकार है, एक जो राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करता और उससे ज्यादा वेपर प्रेशर दिखाता है, ज्यादा। एक दूसरा राउल्ट के नियमों का पालन नहीं करता और उससे कम वेपर प्रेशर दिखाता है। तो फिर यहां 2 कैटेगरी आ गई। जो ज्यादा दिखाता है उसका नाम है बेटा पॉजिटिव डेविएशन, और जो कम दिखाता है उसका नाम क्या है बेटा, नेगेटिव डेविएशन। जिनके स्कूल में सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, याद करने की कोशिश करो, ये सब टॉपिक हमने पढ़ा है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की फिर 2 कैटेगरीज, क्या बेटा, एक पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा क्या है बेटा, नेगेटिव डेविएशन। तो ये सब यहीं से शुरू होता है। आज से सॉल्यूशन की बेसिक क्लास चालू हो रही है, रियल क्लास आज से चालू हो रही है सॉल्यूशन चैप्टर की। अब तक जो पढ़ रहे थे वो पुराना था पूरा, इसलिए मैंने थोड़ा धीरे धीरे करके फिर एकदम फास्ट पढ़ाया। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स थे, और ये सब न्यूमेरिकल्स हमने क्लास 11th में भी क्या किया है, सॉल्व किया है। सारा चीज आपने निकाल रखा है, मेरे को पता है। मोलैरिटी आपने कर रखी है, मोलैरिटी आपने कर रखी है, मोल फ्रैक्शन आपने निकाला है, नॉर्मेलिटी, सब चीज आपने निकाला है, कुछ भी नया नहीं है। यहां से एकदम फ्रेश टॉपिक चालू हो रहा है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन चैप्टर मतलब क्या, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यहीं से चालू हो रहा है बेसिक। और हमारे सिलेबस में क्या है, केवल लिक्विड सॉल्यूशन। सर लिक्विड सॉल्यूशन, सर गैस सॉल्यूशन के बारे में तो आपने नहीं पढ़ा, है ही नहीं। सर सॉलिड सॉल्यूशन है ही नहीं, जो है उसी के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो 2 ही टॉपिक है। कौन कौन से, बोलो, क्या, फैक्टर सारे, फिर हेनरीज लॉ, और नेक्स्ट क्या है बेटा, राउल्ट्स लॉ। तो हेनरीज लॉ तो तक ही अपन पहुंच पाएंगे, राउल्ट्स लॉ तो अपन पहुंच आज पाएंगे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को पढ़ना है आज, उसका नाम क्या है बेटा, टाइप ऑफ, क्या बेटा, बोलिए, लिक्विड सॉल्यूशन। टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में सबसे पहला कौन आएगा बेटा, सॉल्यूट इज इक्वल्स टू सॉलिड, और सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा, लिक्विड। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई है, यदि मैंने लिक्विड सॉल्यूशन बोला, यदि मैं लिक्विड सॉल्यूशन बोल रहा हूं, इसका मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, हमेशा लिक्विड। जो सॉल्यूशन मैं बोल रहा हूं सॉल्वेंट हमेशा उसी फेज का होना चाहिए। सॉल्यूट आप कुछ भी कर लो, सॉल्वेंट का फेज अगर आपने चेंज कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो आइए शुरू करते हैं। तो सॉल्यूट में क्या सॉलिड और लिक्विड 2 चीजें यूज करनी है, डिपेंड्स या फैक्टर अफेक्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहला क्या आ जाएगा, बोलिए बेटा, नेचर। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहां पे डबल इन्वर्टेड में मैं एक चीज लिखना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बेटा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा, पोलर किस में घुलेगा,
पोलर में, और नॉन पोलर किस में घुलेगा बेटा? नॉन पोलर में। सर ऐसे कैसे? याद करने की कोशिश करो। आपके कपड़े में लग गया पेंट, आप उसको कैसे रिमूव करते हो? पेट्रोल या टर्पेंटाइन ऑयल से? क्या किसी को याद है? याद करो, आपके कपड़े में ग्रीस लग गया या पेंट लग गया या कोई दाग लग गया, उस दाग को आप कैसे धोते हो? सर्फ एक्सल, क्योंकि दाग अच्छे हैं। अरे मेरे भाई, पेट्रोल या टर्पेंटाइन ऑयल से ही निकलेगा पेंट का दाग, कोई दाग अच्छे नहीं है, कोई सर्फ एक्सल नहीं निकाल सकता। करके देख लेना घर पे। इसी तरीके से याद करने की कोशिश करो, सॉल्ट है और शुगर है, ये सब किस में सॉल्युबल होगा बेटा? वाटर में या अल्कोहल में। वाई? रीजन क्या है बेटा कि पेंट के लिए पेट्रोल और टर्पेंटाइन ऑयल यूज करना पड़ रहा है? रीजन क्या है? बोथ आर, बोलिए बेटा, एंड दे बोथ आर पोलर। तो हमने क्या पढ़ा बेटा? पहला टॉपिक देखिए, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हमने क्या लिख दिया? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब समान समान को घोलता है, मतलब पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सेकंड टॉपिक, क्या यह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? दूसरा, टेम्परेचर, यस डिपेंड करता है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा सॉल्युबिलिटी। सर आप कैसे कह रहे हो? मैं सिर्फ कह रहा हूं कैसे। शुगर सिरप, नाम सुना है आपने शुगर सिरप? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बेटा? चाशनी। सही लिखा हूं ना स्पेलिंग? श वो वाला आता है क्या? चाशनी, ठीक है, यही वाला तो शाह आएगा ना? अरे शाह यार, शाह यार, शाह, ऐसा वाला शाह यार, शक्कर का शाह, यही तो आएगा ना। चाशनी ऐसे ही लिखते हैं ना कि सा आता है, सा, ये वाला सा आता है। अरे मेरे को हिंदी नहीं आती ज्यादा, ये वाली आती है, यही वाला आता है ना? हाँ ठीक तो है। तो शुगर सिरप का मतलब क्या है बेटा? चाशनी। तो चाशनी को जरा देखिए, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या लिख दिया? सॉल्युबिलिटी। तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं? चाशनी के बारे में, मतलब शुगर सिरप के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ सही तो है, हम तो बनाते हैं घर में, जलेबी बनाते हैं ना। क्या होता है उस, क्या करते हैं? पानी को पहले हीट करते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल नहीं लिख रहा हूं मैं, बस काफी है। तीसरा क्या है बेटा? बोलिए। प्रेशर। क्या प्रेशर पे डिपेंड करता है? नो इफेक्ट ऑफ, नो इफेक्ट ऑफ क्या बेटा? प्रेशर। चलिए अब लिखना चालू करेंगे। लिखिए, थोड़ा सा लिखिए, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। यहां से क्लास शुरू हो रही है ना, इसके पहले का तो समझाने के लिए था। टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिखिए बेटा। पहला, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तुम नहीं आई थी क्या पिछली क्लास? तो उसको कंप्लीट करना चाहिए था ना। पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था डीपीपी। ठीक है, लिखिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बोलू? लिखिए, पहला लिक्विड सॉल्यूशन। लिखिए, लिक्विड सॉल्यूशन आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट लिखिए, लिक्विड सॉल्यूशन आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट लिखिए, solute are gas, solvent are liquid। दूसरा लिखिए, solute are liquid। क्या पढ़ रहे थे? सॉलिड,
लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड टॉपिक क्या है बेटा, बोलिए, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। लिख लीजिए, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। शुरू करें। चलिए, अब इसमें एक लॉ पढ़ना है। क्या लॉ बताया था बेटा? हेनरीज लॉ। ये भाई साहब कहते हैं कि किसी भी गैस के डिसॉल्व होने की जो मात्रा है उस गैस के पाए जाने वाले मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और आप जो भी प्रेशर बाहर से एक्सर्ट करते हो वो प्रेशर डिपेंड करता है, मतलब द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व इन एनी लिक्विड। मतलब प्रेशर आपने इंक्रीज किया तो मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल। तो ये जो दिख रहा है इसको मैं ग्राफ के माध्यम से यदि समझाना चाहूं, दैट इज कॉल्ड P1, दैट इज कॉल्ड P2, दैट इज कॉल्ड P3, that is called 0.1, that is called 0.4, that is called 0.7, that is called 1। मैं ये ऐसे क्यों लिख रहा हूं? मैं ये पॉइंट में क्यों लिख रहा हूं? कोई बताएगा मुझे? क्योंकि मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका ग्राफ जो आएगा बड़ा सिंपल ग्राफ आएगा। कैसा आएगा? ऐसा आएगा। कैसा आएगा? बड़ा सिंपल, ऐसा स्ट्रेट लाइन ऐसा आएगा। दैट इज का x1 P1, ये P2, ये तुम्हारा P3। ओके। जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, आप सबको पता होगा। तो उस कांस्टेंट को हम लेकर आते हैं। P is equals to, that is called KHX। What is KH? KH is called Henry's constant। K is called constant। सर K से कब से शुरू हो गया? यहां हो रहा है। And H represent to the Henry's। अब हम बात करेंगे हेनरीज कांस्टेंट के बारे में। जो हेनरीज कांस्टेंट होता है, ऑनरे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। आदि भाई साहब थोड़ा ध्यान दे लो। हेनरीज कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, अर्थात दो गैस है X और Y। यदि इसका हेनरीज कांस्टेंट 55 है, इसका 95 है, तो आप बताइए कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? विच वन आर मोर सॉल्युबल? क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा हूं मैं। विच वन आर मोर सॉल्युबल, X और Y? X आर मोर सॉल्युबल। Why? Reason? Because they have less Henry's constant, KH 55 95। जिसका हेनरीज कांस्टेंट ज्यादा होगा वो कम सॉल्युबल होगा, जिसका हेनरीज कांस्टेंट कम होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। हेनरीज कांस्टेंट जो है, मतलब जो KH है, ये सॉल्युबिलिटी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है ही, साथ ही KH डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके बेटा? टेम्परेचर के। इसका मतलब साफ है कि यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो KH भी बढ़ जाएगा, और KH बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। दैट मीन्स टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द सॉल्युबिलिटी। अभी हम फैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, मगर एक फैक्टर तो निकल के हमारे सामने आ ही गया, क्योंकि आप
नेचर के बारे में बात कैसे ही करोगे? यहां तो आप ये लॉ नहीं लगा सकते ना कि ये पोलर है, ये गैस कैसे पोलर होता है भाई? दिमाग खराब है क्या? अबे गैस कैसे पोलर होगा? गैस पोलर होता है क्या? नहीं नहीं, तो ये लॉजिक तो आप नहीं लगा सकते ना कि गैस पोलर है नॉन। तो जो भी लॉजिक लगेगा वो टेम्परेचर से डायरेक्टली टेम्परेचर से और प्रेशर है। तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिसॉल्व्ड गैस, प्रेशर के, और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मींस मैं साफ साफ लिख देता हूं कि गैस प्लस लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए अगर ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, एट दैट केस तीन चीज आपको देखनी है। सबसे पहला है KH विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द सॉल्युबिलिटी। दूसरा है टेम्परेचर विच इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द सॉल्युबिलिटी। तीसरा है प्रेशर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। सिर्फ तीन चीज, KH, टेम्परेचर और प्रेशर, सिर्फ तीन चीज। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? शानदार। तो चलिए जल्दी से लिखेंगे इसको। गैस लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिखिए। देखिए इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन solute are gas and solvent are liquid. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, solute are gas and solvent are liquid. पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, Henry was the first scientist which can give, which can मत लिखना, which gives which gives which give क्या लिखे, a relationship between pressure, लिख लियो क्या बात, which gives relationship between pressure and the mole fraction of dissolved gas. नोट करें, एक काम करें, नोट मत करें, एक स्टेटमेंट लिखें डबल इन्वर्टेड के साथ, टॉपिक लिखे हेनरीज लॉ और डबल इन्वर्टेड के साथ स्टेटमेंट लिखे। ए बात नहीं कर रहे, डबल इन्वर्टेड के साथ स्टेटमेंट लिखें। बोलूं क्या?
बोलूं मैं, लिखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of the gas, partial pressure of the gas which is present which is present above the surface of liquid, above the surface of liquid or solution, above the surface of liquid of solution. अब ये डायग्राम बना लो छोटा सा, टाइम पास ऐसे ही। ये डायग्राम बना लो। अरे ऐसा ही है यार, इसमें क्या दिया था एनसीईआरटी में, तो बना दिया, उसमें क्या है। हो गया। अरे हो गया क्या, अब आगे बढ़ा दूं? समझ में आ रहा है ना देखने से क्या क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं बेटा? ऊपर से वेट, ऊपर से दबा रहे। ठीक, ठीक है। अब ये लिख लो, बना लो। ठीक ठीक, सही बोल रहे हो। अरे सही तो बोल रहा है यार वो। बात नहीं करें, बात नहीं करें, बात बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर फर्दर क्लासेस में उसको डिस्कशन करेंगे। वो 5 टॉपिक क्या क्या है? सबसे पहला है ब्रिवरेज, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक हमेशा कैसे सर्व करना चाहिए बताइए? कोल्ड, वाई? कायदे की बात करो। क्योंकि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द सॉल्युबिलिटी।
and it is directly proportional to the temperature. टेम्परेचर बढ़ाओगे KH कम हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा कोल्ड ड्रिंक कैसा सर्व करना चाहिए हमेशा? हाई। वाई? क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X। भाई यार टेक्निकल बात बताओ ना यार, फालतू की बात क्यों बता रहे हो? टेक्निकल बात। दूसरा, एक्वेटिक एनिमल्स कब अच्छा महसूस करेंगे? ठंडा। फील गुड इन क्या बेटा? कोल्ड वाटर। वाई? क्योंकि KH इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू और इनवर्सली प्रोपोर्शन टू। तीसरा एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं एनॉक्सिया। ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया का मतलब होता है ब्लड में लो ऑक्सीजन ड्यू टू हाई altitude, that is also called altitude sickness। ऊंचाई पर जाने पर आपको बेचैनी महसूस होने लगती है, एनॉक्सिया। रीजन क्या है? रीजन बताओ, बोलो। हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर क्या हो जाएगा? लेस, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विच इज डिसॉल्व। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व इन आवर ब्लड स्ट्रीम। यस और नो? हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर लेस हो गया तो डिसॉल्व मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन इन आवर ब्लड ऑल्सो डिक्रीजेस। That's why we are not feeling comfortable in high altitude। मैं लो टेम्परेचर की बात में, आप कितने भी ठंडी जगह में चले जाओ आपको बुरा महसूस नहीं होगा। आपको बुरा तब महसूस होगा, अजीब तब महसूस होगा जब मैं आपको कहां ले जाऊं? ऊंचाई पे। क्यों? दैट इज द रीजन। कितने रीजन हो गए? 3। चौथा, एक वर्ड है जिसको अपन बोलते हैं ब्लड बैंड्स। That is also मेडिकल टर्म। ब्लड का मतलब है खून और बैंड्स का मतलब है नाइट्रोजन, छोड़ो, बैंड्स का मतलब है पेन। तो इसको ऐसे नहीं समझाता मैं आपको समझाता हूं। अच्छा देखिए, स्कूबा डाइवर्स जो रहते हैं वो पानी में अंदर तक जाते हैं। प्रति 10 मीटर, यहां से लेके यहां तक की दूरी 10 मीटर है, तो प्रेशर जो हमारे शरीर में जो प्रेशर है वो डबल हो जाएगा। मतलब यहां मैं 1 ATM फील कर रहा हूं, 10 मीटर पे क्या फील करूंगा? 2 ATM। और 10 मीटर अंदर चला गया, क्या फील करूंगा? 3, बोलो बेटा, ATM। अब समझो, मैं गहराई पे जा रहा हूं, 300 फीट चला गया, 30 मीटर अंदर चला गया। इतनी गहराई पर जाने में क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है चले जाओ। आप प्रेशर बढ़ रहा है वो तो आपका सूट सह लेगा ना प्रेशर, आपको क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आप जो ऑक्सीजन टैंक लेके गए हो, ऑक्सीजन टैंक, उस ऑक्सीजन टैंक में प्योर ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन भी होता है। तो वो प्रेशर आपने इंक्रीज किया, एक्स ऑफ ऑक्सीजन तो ठीक है, साथ ही साथ आपका एक्स ऑफ नाइट्रोजन भी हो गया। मतलब नाइट्रोजन भी आपके ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व हो गया। क्या नाइट्रोजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व होता है? नहीं, नहीं होता। नाइट्रोजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बट चूंकि आप गहराई पे हो, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो
नाइट्रोजन भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या होता चला जाएगा, डिजोल्व। कोई दिक्कत नहीं, होने दो। दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वापस आ रहे हो, अब जब आप वापस आ रहे हो तो प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम। अब जब प्रेशर कम हो रहा है तो ये जो डिजोल्व नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन बबल्स के रूप में आपके ब्लड स्ट्रीम में फ्लो हो रहा है, बबल्स। और ये पैदा करता है दर्द, और इसी दर्द को हम क्या बोल देते हैं, ब्लड बैंड्स। तो ब्लड बैंड एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है ये, कब होगा, इन स्कूबा डाइवर्स में। कब होगा, जब आप क्या कहां आ रहे हो, आप स्ट्रीम में। जैसे ही आपने अपनी स्ट्रीम आया, आप आपके ब्लड में जो घुलने वाली जो नाइट्रोजन है वो क्या हो रही है, अनडिजोल्व हो रही है, अब नहीं घुल रही है, और आपके ब्लड में क्या पैदा हो रहा है, दर्द। तो इस ब्लड स्ट्रीम में बबल्स क्रिएट हो गए, किसके बबल्स हैं ये, नाइट्रोजन के। इसको दूर करने का उपाय भी है हमारे पास। इसको दूर करने का उपाय यह है कि आप क्या करो, आप जो आपके जो ऑक्सीजन सिलेंडर है इसमें आप क्या करो, 11% हीलियम गैस मिक्स कर दो। हीलियम का KH होता है वेरी हाई, KH हाई हो जाएगा तो उस पूरे गैस में ये नाइट्रोजन को भी अपने साथ पकड़ के रखेगा। 56.2% नाइट्रोजन और बाकी बचा हुआ कितना बेटा आपका, 36.1% ऑक्सीजन। 36.1% आपने क्या मिक्स कर दिया, ऑक्सीजन। ये आपने मिक्स कर दिया स्कूबा डाइवर्स जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें। अब इससे क्या हुआ, KH बहुत ज्यादा है, KH जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो गया KH, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी उस गैस की, कम हो जाएगी। तो जितने भी स्कूबा डाइवर्स है वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या मिक्स करते हैं, हीलियम। रीजन क्या है हीलियम को मिक्स करने का, रीजन बताओ। क्योंकि इसका KH क्या होता है बेटा, बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए लिखिए, लिखिए जैसा दिख रहा है वैसा लिख लीजिए। 5 कंडीशंस, 4 सॉरी।
हो गया, नोट कर लिया, जल्दी करें। बढ़े आगे। ब्लड बैंड्स एक टर्म है, कब पैदा होता है? जब आप समुद्र की गहराई से वापस आ रहे हो तो नाइट्रोजन क्या हो जाता है? अनडिजॉल्व्ड। समझ पा रहे हो रे? हो गया। क्या है इसमें? ये सब थोड़ी ना लिखना है, सिंपल है। कितने कंडीशन है? पहला, कोल्ड ड्रिंक यानी बेवरेज कैसा सर्व किया जाता है? हमेशा चिल्ड, हाई प्रेशर। रीजन आपको पता है, KH प्रेशर। दूसरा, एक्वेटिक एनिमल्स व्हेन फील कंफर्टेबल, रीजन KH। तीसरा, एनॉक्सिया, क्या रीजन है? प्रेशर। चौथा क्या रीजन है? सॉरी, चौथा नाम क्या है? स्कूबा डाइवर्स, क्या होता है उनमें? ब्लड बैंड्स, क्या रीजन है? हाँ, नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व हो जाता है। कैसे दूर कर सकते हैं? कितना परसेंट? क्यों? क्योंकि KH क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चंस। नीट 2024 का एक क्वेश्चन है इस साल का, जस्ट वो क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाता हूं। मैं सारे क्वेश्चन KH से रिलेटेड है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, छुट्टी कर देंगे। हल्ला नहीं करना कि सर छुट्टी 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 छुट्टी। इतने दिन बाद आए हो, थोड़ा पढ़ लो। और जिनको जाना है बिल्कुल जा सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 12-15 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, नीट 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए। नीट 2024 का क्वेश्चन है ये। क्या आएगा? है, देखो ए क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझ लो। KH दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है? ए का 145, बी का कितना दिया है? 2 इंटू 10⁻⁻5, और सी का कितना दिया है? 35। यूनिट छोड़ दो अभी, सभी किलो बार में है। केवल ये नहीं है 35 वाला बस किलो, अबे गधे, सब में होगा ना, रेस्पेक्टिवली लिखा है। सबसे कम किसका है?
तो बी सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। उसके बाद आएगा सी, उसके बाद आएगा ए। कौन सा ऑप्शन? तो क्या बात कर रहे थे तुम लोग? है, मेरे को तो डी सुनाई दे रहा था, गलत सुन रहा था क्या मैं? अच्छा ठीक, नीट 2024 लिख देता हूं, आप लोग को लिखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नीट 2019 का क्वेश्चन है। छोड़ दो, नहीं बनेगा। इसके लिए एक लॉ पढ़ाना पड़ेगा जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक, मतलब डाल्टन्स जो है पार्शियल प्रेशर लॉ, जिसका फॉर्मूला होता है, छोड़ो रहने दो, इसको रहने दो, ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे इसको। चलिए ये क्वेश्चन बताएं, जेई 2009 का क्वेश्चन है, ये तो बड़े आसानी से आ जाएगा, निकालो और बताओ जल्दी। मैं करूं क्या? बहुत बढ़िया। मैं सॉल्व करूं? कॉपी किताब बंद करके बैठ गए हो क्या? ठीक, शानदार। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है। क्या सिंपल है सर? P इज इक्वल्स टू होता है के एच और x। x को यदि मैं और खोलूं तो यह हो जाएगा n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ a प्लस n ऑफ b। देखिए हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ, नाइट्रोजन गैस पानी में मिला हुआ है, क्या कितना दिया हुआ है? 1 इंटू 10 टू द पावर -5। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया हुआ है 0.8। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फॉर डिजोल्व इन 10 मोल्स दिया हुआ है। द P एंड द प्रेशर कितना दिया हुआ है बेटा? 5 atm। सिंपल है। तो द हेनरीज कांस्टेंट फॉर द नाइट्रोजन गैस ऑफ द वाटर इज इतना दिया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये जो दिया हुआ है ये एन ऑफ नाइट्रोजन मान लो, इसको एन ऑफ क्या मान लो, और ये क्या है? ये भी क्या है बेटा? एन ऑफ नाइट्रोजन। और ये कितना दिया हुआ है बेटा? एन ऑफ वाटर कितना दिया? डिजोल्व इन 10 मोल्स, 10 एयर डिजोल्व 10 मोल्स, 10 मोल्स दिया हुआ है। अब आपके पास पी भी है, के एच भी है, एंड निकालना है बस, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, सभी चीज तो दिया हुआ है। ठीक है, निकल जाएगा ये आराम से। बाकी इसको अभी नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, निकल जाएगा, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं मैं। देखिए ये इसके 4 स्टेटमेंट है ना, ये बात नहीं कर रहे। पहला स्टेटमेंट पहले पढ़ लो, फिर नेक्स्ट पेज में अगला स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट पढ़ लो, फिर नेक्स्ट पेज में अगला स्टेटमेंट है। बेटा फैन ऑन कर दो यार, कोई मतलब नहीं है। पढ़ लिए पहला स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है? द वैल्यू ऑफ द के एच इंक्रीजेस विद द फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस। बात सही है, ठीक है।
दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है पता है ना, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट बोल रहा है। कौन कौन सा इनकरेक्ट है बोल रहा है? दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। मुझे तो दूसरा स्टेटमेंट गलत लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? पढ़िए पढ़िए उसको, पढ़िए क्या दिया हुआ है दूसरा स्टेटमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताइए। बोलो। दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? बी। क्योंकि KH सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सही है ना? अगला ध्यान से देखिए, 4 गैस है और उसकी अलग अलग वैल्यूज दी हुई है। यदि आप KH के बारे में समझ जाओगे तो आपको सभी चीज समझ में आ जाएगी। मैं आपको समझा देता हूं। देखिए P इज इक्वल्स टू KHX। वास्तविकता में जो KH है वो स्लोप है। KH स्लोप का मतलब होता है ढाल। ढाल का मतलब होता है tan थीटा। मैथ्स पढ़े हो थोड़ा बहुत। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है पता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन, और tan थीटा की वैल्यू पता है? tan थीटा की वैल्यू 0 से इन्फिनाइट जाती है। थीटा की वैल्यू जितनी लेस होगी डिग्री भी उतना ही कम होगा। तो थीटा की वैल्यू जो है अगर मोर हो रही है तो डिग्री भी क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। अब इतना कहने पे आप समझदार हो, थोड़ा बहुत तो आपने मैथ्स पढ़ रखा है। चारों ग्राफ को देखिए और बताइए कि क्या सही होगा। क्या होगा? देखिए KH के बारे में समझ लीजिए, जिसका KH ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। गलत तो नहीं बोल रहा? अरे बोलो ना यार। तो सिंपल है, जिसका KH ज्यादा है उसका स्लोप भी ज्यादा होगा, जिसका KH कम है उसका स्लोप भी कम होगा। अब ऐसे करके आप समझ लो आपको किसका स्लोप ज्यादा दिख रहा है। अच्छा स्लोप छोड़ो, छोड़ो, स्लोप से समझ नहीं आ रहा, स्लोप से समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मान लो कि सभी सेम डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है? मतलब आपका प्रेशर कहां गया? प्रेशर और एक्स, ये एक्स सबका सेम हो गया, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या हो गया? KH। तो जिसका KH ज्यादा होगा उसका प्रेशर, मतलब उसका प्लॉट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऐसे समझ लो। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ लो कि ये W है, ये X है, ये Y है, और ये क्या है बेटा? Z है। तो जिसका KH ज्यादा होगा वो ज्यादा ऊपर होगा, जिसका KH कम होगा वो नीचे होगा। ऐसा ही तो होगा ना? सी।
समझ पा रहे हो? स्लोप 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 के बारे में सोचो ना। KH और प्रेशर को रिलेट करके देखो तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप tan थीटा से बना लो। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सी। पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। सी कहां लिखा है? ये लिखा है सी। ठीक है ना? क्योंकि ग्राफ को तो देखना आपको आना चाहिए, और ग्राफ देख भाई स्लोप ये तो पूरा बता दिया मेरे भाई। प्रेशर तो स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, KH डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, tan थीटा के प्रोपोर्शन हो गया, तो थीटा ज्यादा तो KH भी ज्यादा, थीटा कम तो KH भी कम। अब आप देख लो किसका थीटा सबसे कम है, ये पॉइंट में, फिर ये 2 है, 35 है, 40 है किलो बार में। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, चिंता मत करो, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ले लेते आज का। आज का लास्ट क्वेश्चन कर लो इसको, बताओ। अब ऐसा मत करो यार, ये तो निहायत ही इजी क्वेश्चन है। मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूं। देखिए सोचने की बात ही नहीं है, हीलियम सबसे ज्यादा होगा, मतलब हीलियम की सोलबिलिटी सबसे कम होगी। अभी अभी हीलियम का KH हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, सबसे ज्यादा होता है हीलियम का KH, जिसकी सोलबिलिटी सबसे कम होती है। तो दो ऑप्शन बन रहा है, B और C, A और D तो हो ही नहीं सकता। टेक्निकली सोच लो या एग्जाम्पल से समझ लो, आप कैसे भी समझ लो। अभी एग्जाम्पल दिया था उसमें भी आपको यही बताया, वैसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो, या तो आप डायरेक्ट हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू को देख लो, क्या है ये, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी मिनिमम, फिर इसका क्या होगा सेकंड, और इसका क्या हो जाएगा थर्ड। अब उल्टा देखो, 3 2 1, 3 किसका है मेरे भाई, ऑक्सीजन, फिर कौन आएगा मेरे भाई, हाइड्रोजन, फिर कौन आएगा मेरे भाई, हीलियम। वो कौन है, वो ऐसी, ऐसे समझ लो। तो भाई आपको समझना तो पड़ेगा ना भाई, सीधी सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसमें 15 क्वेश्चन आ गए। अब आप समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट है ये। मैंने लास्ट ईयर भी बोला था सॉल्यूशन से नीट में सिर्फ हेनरीज लॉ पढ़ के जाना। 2024 का पेपर अभी आपने देखा, सिर्फ हेनरीज लॉ, इस साल भी सिर्फ हेनरीज लॉ ही आएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ। 2023 में भी हेनरीज लॉ ही आया था, समझ में आ रहा है? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। करेंगे हेनरीज लॉ, बहुत बचा है अभी।